प्यारे छात्र छात्राओं और साथियों, अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, इसका निगमन यहाँ करूँगा और प्रिज्म से संबंधित जो परिभाषाएं हैं वो भी आपको बताऊँगा। क्या होता है प्रिज्म, किस प्रकार इससे अपवर्तन होता है, ये सब आपको मैं इसमें समझाऊँगा। यहाँ आप देख रहे हैं ये प्रिज्म है ABC। इधर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ बना रहा हूँ, ये एक प्रिज्म है ABC। ये तो इसका प्रिज्म कोण कहलाता है A और ये आधार BC। ये प्रिज्म की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये वाला सामने से जो अनुप्रस्थ काट है ये इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ये प्रिज्म किसे कहते हैं, पहला आप ये समझ लें, ये दो पृष्ठ हैं, मान लिया एक ये है एक ये है, तो दो पृष्ठ हैं ये। तो किसी कोण पर झुके हुए, ये कोण है, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठ जिनके बीच, यहाँ जो बीच का स्थान है उसमें एक पारदर्शी माध्यम भर दिया जाता है, जैसे कांच है तो वो भर दिया जाता है, तो इस प्रकार से ये पारदर्शी हो जाता है। तो इस आकृति को कहते हैं प्रिज्म। किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। यहाँ ये प्रिज्म की जो ये अनुप्रस्थ काट है ये वाली, ये दिखाई गई है सामने से जो आपको दिखाई पड़ रही है। यहाँ इसमें जो पदार्थ है वो भरा हुआ है, पारदर्शी पदार्थ। ये तो प्रिज्म का कोण है जो यहाँ है ये, और ये इसका आधार है, और बीच में सब जो मटेरियल है पारदर्शी वो भरा हुआ है। कोई भी माध्यम हो सकता है जो पारदर्शी हो। तो इस प्रकार से ये प्रिज्म होता है। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरे ये सारा पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ये प्रिज्म कोण है A, ये प्रिज्म का आधार है, और ये AB और AC इन पृष्ठों से प्रकाश किरण का अपवर्तन होता है। तो इन पृष्ठों को कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ, ये भी और ये भी, AB और AC। ये इसका आधार है BC। अब मान लिया यहाँ से कोई किरण आपतित होती है, किसी भी रंग के प्रकाश की किरण हो सकती है। ये PQ यहाँ हमने दर्शाई हुई है, लेकिन ये मैं अलग से आपको समझा रहा हूँ जिससे कि उसमें कुछ गड़बड़ी ना हो। तो ये PQ एक प्रकाश किरण है जो यहाँ अपवर्तक पृष्ठ AB पर आकर गिरती है। तो आपको पता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यहाँ हवा से कांच में जा रहा है, तब उसका अपवर्तन होता है। और ये अभिलंब है, इस पृष्ठ पर AB पृष्ठ पर ये अभिलंब खींचा गया है। तो क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, यहाँ ये वायु विरल है और कांच सघन है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसका जो मार्ग है, अगर ये प्रिज्म ना होता तो इस प्रकार से जाती है सीधी, लेकिन क्योंकि ये यहाँ कांच अलग माध्यम पड़ गया है, तो ये जब विरल से सघन में जाती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब है ये, तो ये इधर की ओर झुक जाएगी, इसकी तरफ, या ये कुछ अभिलंब की तरफ को झुक जाएगी। जानी तो यहाँ को थी, लेकिन ये थोड़ा अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ये अभिलंब है, मान लिया ये N है और ये E है। तो ये QR
अपवर्तित किरण है। अब यहाँ जहाँ ये R है, यहाँ फिर ये अपवर्तक पृष्ठ है और इससे दोबारा से इसका अपवर्तन होगा प्रकाश किरण का। अब ये सघन माध्यम से विरल में जाती है, तो जब सघन माध्यम से विरल में जाती है तो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। तो यहाँ अभिलंब खींच दो पहले तो इस पर, ये अभिलंब है, यहाँ MRE, ये यहाँ दोनों अभिलंब एक दूसरे को E पॉइंट पर काट रहे हैं, तो ये अभिलंब है। अब ये किरण जानी तो यहाँ इस सीध में चाहिए थी इधर, लेकिन अब ये अभिलंब यहाँ है, अब ये अभिलंब से कुछ दूर हटती है, इस प्रकार से ये इधर आ जाएगी। तो ये किरण जो है अभिलंब से दूर हट जाती है और ये RS दिशा में चली जाती है। इस मार्ग से ना जा करके ये ऐसे अभिलंब से दूर हटकर जाती है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि जो प्रिज्म है वो प्रकाश किरण को अपने आधार की तरफ मोड़ता है। ये इसका आधार है, तो ये दोनों पृष्ठों से अपने आधार की तरफ को मोड़ता है इसको। जब ये बाहर किरण निकलेगी, इसे बोलते हैं निर्गत किरण। निर्गत जो बाहर गई है निकल करके, ये आपाती किरण है, ये अपवर्तित किरण है। अब ये तो है आपतित किरण का मार्ग और ये है निर्गत किरण का मार्ग। अगर हम इसे थोड़ा सा पीछे हटा दें इस प्रकार से यहाँ, तो ये इस पॉइंट पर यहाँ काटती है। मान लिया ये पॉइंट D है, तो ये जो कोण है ये वाला, ये कोण कहलाता है विचलन कोण। ये वाला कोण जो निर्गत किरण है वो आपतित किरण के मार्ग से जितनी विचलित होती है, आपतित किरण का मार्ग ये है, इससे वो जितनी विचलित होती है ये कोण कहलाता है विचलन कोण। और इसे हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा से। किससे प्रदर्शित करते हैं? ये डेल्टा विचलन कोण। जब हम आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परिवर्तित करते हैं, ये कोण कहलाता है I आपतन कोण। ये कोण कहलाता है R अपवर्तन कोण। यहाँ फिर ये R' आपतन कोण दूसरे पृष्ठ पर, और ये जो यहाँ है ये किरण, ये कोण I'। क्योंकि ये सब कोण हमारे यहाँ जब हम निगमन करेंगे काम आएंगे, इसलिए यहाँ इस दर्शाए गए हैं। वहाँ भी मैं इसको दर्शाऊँगा। यहाँ ये रफली है समझाने के लिए। ये डेल्टा हो गया विचलन कोण। अब जैसे जैसे ये कोण बढ़ाते हैं, हम I का मान बढ़ाते हैं, तो इस प्रकार से ग्राफ एक अक्ष पर, एक्स अक्ष पर तो आप ले लो आपतन कोण, आपतन कोण I इधर, और इधर विचलन कोण। विचलन कोण है वो है विचलन कोण। इस अक्ष पर आप विचलन कोण ले लीजिए डेल्टा, और ग्राफ खींचो। ये I का मान चेंज करो और ग्राफ खींचो, तो ग्राफ इस प्रकार से आता है। यानी पहला जो आपतन कोण है उस पर विचलन कोण का मान ज़्यादा होता है। जब हम आपतन कोण धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो विचलन कोण कम होता जाता है, और एक स्थिति में एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान सबसे कम होता है। इसके बाद फिर जैसे जैसा आपतन कोण बढ़ाएंगे तो विचलन कोण का मान बढ़ता चला जाता है। तो ये जो सबसे कम विचलन कोण है यहाँ जो आता है ये वाला, इसके ये लाइन खींचो तो ये आ जाएगा। जो भी यहाँ लिखा हुआ होगा उसमें 30, 40, 45 जो भी होगा,
वो यहाँ ये आ जाएगा विचलन कोण न्यूनतम, सबसे कम। इसे बोलते हैं अल्पतम विचलन कोण, डेल्टा एम मिनिमम। एक और केवल एक ही आपतन कोण के लिए प्रिज्म सबसे कम यानी न्यूनतम विचलन उत्पन्न करता है। इस न्यूनतम विचलन को कहते हैं अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम। इस अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में ये जो Q और R, ये अपवर्तित किरण है QR, ये आधार BC के बिल्कुल समांतर हो जाती है, ये दोनों समांतर हो जाते हैं। और ये जो कोण है ये वाला DRQ और ये वाले कोण ये दोनों बराबर हो जाते हैं DQR। DR जो ये है ना DRQ बराबर होता है कोण DQR, ये दोनों बराबर हो जाते हैं। अब आप यहाँ आ जाइए, मैं इसे पूरा करता हूँ। ये मार्ग है, आपतित किरण का, और ये जैसा मैंने आपको समझा दिया है, ये है डेल्टा विचलन कोण। इनके भी आप, ये कोण I है, ये कोण R है, ये कोण R डैश है, और ये कोण I डैश। अल्पतम विचलन की स्थिति में ये जो I है वो I डैश के बराबर होता है। किस स्थिति में? ये वाली जो स्थिति है डेल्टा एम वाली स्थिति, I का मान I डैश के बराबर होता है। जो आपतन कोण है वो निर्गमन कोण I डैश के बराबर होता है, और R का मान भी R डैश के बराबर हो जाता है। ये जब हम फॉर्मूले का निगमन करेंगे तो ये चीज़ काम आएंगी, इसलिए मैंने आपको बता दी है। आपको मैं ये जो सूत्र है, इम्पोर्टेंट सूत्र है, वो निकाल करके दिखाऊंगा इसकी हेल्प से। आप देख रहे हैं ये कोण है DQR, ये वाला, इसका ये बहिष्कोण है डेल्टा, ये वाला। और ये आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण है वो त्रिभुज के अंदर स्थित जो सुदूरवर्ती, जो दूर वाले हैं, एक तो कोण ये इसके निकट वाला है, जो दूर वाले कोण हैं उनके योग के बराबर होता है। तो यहाँ हम इसी का प्रयोग करेंगे। त्रिभुज DQR का बहिष्कोण ये है डेल्टा, विचलन कोण के बराबर है। ये कोण DQR प्लस कोण DRQ, ये बराबर हो जाएंगे डेल्टा के विचलन कोण के। ये जो दोनों कोण हैं, एक तो ये कोण और एक ये कोण, इन दोनों के योग के बराबर ये कोण होगा बहिष्कोण। आप इन्हें लिख दीजिए। देखो ये कोण किसके बराबर होगा? ये वाला, ये I है, और ये पूरा जो कोण है, ये यहाँ तक का ये कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये पूरा कोण भी यहाँ से यहाँ तक ये वाला ये I ही होगा।
उसमें ये इधर आर है, तो ऊपर वाला जो बचेगा वो आई माइनस आर, आई में से आर घटा देंगे तो ये बच जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ आई डैश में से आर डैश घटा देंगे तो ये बच जाएगा। तो यहाँ ये हो जाएगा आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश, ये वाला कोण है, ये बराबर हो जाएगा डेल्टा के। यहाँ आप इसे लिख सकते हैं आई प्लस आई डैश और माइनस आर प्लस आर डैश बराबर डेल्टा, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ देखो, ये ए क्यू ई आर ये चतुर्भुज है। इसमें क्या है, इस चतुर्भुज में ये जो ये हैं ये लंबवत हैं, अर्थात 90-90 डिग्री के हैं। ये लंबी तो डाले हुए हैं ये, तो ये दोनों कोण, ये भी 90 का है और ये भी 90 का है। तो ये प्लस ये भी कितने के हो जाएंगे, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा। जो चतुर्भुज है उसके चारों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये 180 डिग्री, लेकिन ये और ये हो गए 90 डिग्री, 90 ये 180 हो गए। तो ये दोनों कितने के बच गए, 180 के। तो कोण तो चतुर्भुज ए क्यू ई आर में जो ए क्यू ई है, ए क्यू ई प्लस कोण ए आर ई, ये बराबर है 180। दोनों 90-90 के हैं तो ये 180 हो गए। तब जो शेष दो कोण हैं ए प्लस ई, ये बराबर हो जाएंगे 180 के। दोनों ये भी 180 के हैं, ये दोनों 180 के हैं, चारों का योग हो गया 360, और 360 डिग्री ही चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। अब ये त्रिभुज देखो जरा, ये आर कोण है, ये आर डैश कोण है और ये ई कोण है। इन तीनों कोणों का योग इस त्रिभुज में, त्रिभुज क्यू ई आर, त्रिभुज के तीन कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ हम लिख देंगे त्रिभुज क्यू ई आर में कोण आर प्लस आर डैश प्लस ई बराबर 180 डिग्री। ये कोण आर, आर डैश प्लस ये वाला, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। तो आप देख रहे हो ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है। ये ई बराबर 180, यहाँ भी ई बराबर 180, इधर ए है, ए के स्थान पर आर प्लस आर है। तो इसका मतलब ए का जो मान है वो आर प्लस आर डैश के बराबर हो जाएगा। ए के स्थान पर ये क्या लिखे हुए हैं, आर प्लस आर डैश, बाकी तो इधर सेम है। अतः आर प्लस आर डैश बराबर ए, अर्थात ऐसी स्थिति में जब क्या होगा, आर प्लस आर डैश का मान ए के बराबर होगा। समीकरण नंबर 2। अब ये जो मान है आर प्लस आर डैश का, आप समीकरण 1 में रख दीजिए। यह मान
समीकरण 1 में रखने पर, या आप ये भी कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से आप ऐसे भी लिख सकते हैं i प्लस आई डैश माइनस ए बराबर डेल्टा, या डेल्टा बराबर i प्लस आई डैश माइनस ए। समीकरण नंबर 3। अब आ जाइए, मैंने आपको बताया था कि अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है। अब वहाँ आएंगे जब ये कोण अल्पतम विचलन कोण के बराबर हो, डेल्टा जो है डेल्टा एम के बराबर है। डेल्टा किसके बराबर हुआ? डेल्टा एम के। अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन की स्थिति में I बराबर होता है आई डैश, R बराबर होता है आर डैश। का मान आर डैश के बराबर है और I का मान आई डैश के बराबर है। तो समीकरण सेकंड से r प्लस आर डैश, चूँकि बराबर हैं तो r प्लस आर बराबर a, या 2r बराबर a, या r बराबर a/2। समीकरण ये 3 से आई डैश का मान आई रख दो, डेल्टा बराबर आई प्लस आई माइनस ए। तो यहाँ से ये डेल्टा बराबर 2i माइनस ए, या ये निकाल लो, i का मान निकालना है आपको यहाँ से, तो i बराबर आ जाएगा a प्लस डेल्टा अपॉन 2। यहाँ आप ये देख रहे हैं कि डेल्टा का मान डेल्टा एम के बराबर है, तो यहाँ हम डेल्टा को डेल्टा एम ही लिखेंगे, चूँकि अल्पतम विचलन की स्थिति है तो यहाँ डेल्टा एम लिखा जाएगा। तो आई बराबर हो गया a प्लस डेल्टा एम बटे 2। आर का भी मान निकाल लिया हमने, आर बराबर है a/2, आई का मान है a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। अब स्नेल का नियम क्या कहता है? अपवर्तन में भी स्नेल का नियम लगाते हैं। स्नेल के नियम से जो अपवर्तनांक है, प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है, ये किस पदार्थ का बना हुआ है उसका अपवर्तनांक यहाँ से निकलेगा n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ये फॉर्मूला है। अपवर्तन के नियम में आपने पढ़ा होगा n बराबर है साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहाँ आई और आर के मान रख दीजिए। साइन a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और अपॉन साइन आर का मान है a अपॉन 2, साइन a/2। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा n बराबर साइन a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन a/2। ये फार्मूला है अपवर्तनांक के लिए प्रिज्म की। बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये, यहाँ तक भी आ सकता है सिद्ध करने के लिए, और थोड़ा अभी मैं आपको बताऊंगा अगर ये प्रिज्म बहुत पतला हो तब ये n का मान कितना होगा,
ये वहाँ तक भी आ सकता है। तो जो अपवर्तनांक है प्रिज्म के पदार्थ का वो किस किस चीज़ पर निर्भर करता है? एक तो प्रिज्म कोण ए पर निर्भर करता है और एक डेल्टा एम पर निर्भर करता है, अल्पतम विचलन कोण पर। अगर ए और डेल्टा एम का मान हमें पता है तो हम उसके पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें पतले प्रिज्म के लिए निकालना है। तो जब प्रिज्म बहुत पतला है, पतले का मतलब है जो कोण ए है ये 5 डिग्री या इससे भी कम है, तब ये प्रिज्म पतला माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, चूँकि ये जब बहुत कम होता है तो साइन थीटा का जो मान है, ऐसी स्थिति में साइन थीटा बराबर हो जाता है थीटा के ही, लगभग कोण के ही बराबर हो जाता है। साइन उस कोण का जो साइन लेंगे वो लगभग उतना ही हो जाता है जितना उस कोण का मान है। अगर कोण का मान अत्यंत छोटा हो, बहुत छोटा हो, तो ऐसी स्थिति में ये n का जो मान हो जाएगा वो निकाल लेंगे हम। तो पहले ही निकाल लो साइन, ये जो साइन a प्लस डेल्टा एम है बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस डेल्टा एम बाई 2। ये लगभग इसी कोण के बराबर हो जाएगा। टैन में भी ऐसा ही होता है, टैन में और साइन में सेम ऐसा ही होता है। जो साइन है कोण का वो लगभग कोण के बराबर हो जाता है जबकि कोण अत्यंत छोटा हो। और साइन a बाई 2 है, ये जो इसके अपोन में है ये a बाई 2 के ही बराबर हो जाएगा। अब आपको निकालना है अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक n बराबर हो जाएगा साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 और साइन a बाई 2। इसे आप लिख दीजिए साइन a प्लस डेल्टा एम बाई 2 को a प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन a बाई 2। 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, इसे a को इधर ले आओ, यहाँ आ जाएगा ये एन ए बराबर हो जाएगा a प्लस डेल्टा एम। आपको निकालना है n, तो इसे a को इधर ले आओ, n a माइनस एन ए माइनस a बराबर डेल्टा एम। a कॉमन आ जाएगा यहाँ से, यहाँ n माइनस 1 बराबर डेल्टा एम या डेल्टा एम बराबर n माइनस 1 इंटू ए। ये फार्मूला आ जाएगा। अगर प्रिज्म बहुत पतला है तो आप इस फॉर्मूले में डेल्टा एम का और a का मान रख करके n का मान निकाल सकते हैं। डेल्टा एम का मान आप ज्ञात कर सकते हैं जैसे मैंने बताया था ग्राफ से या सारणी बना करके, और a का मान ये प्रिज्म कोण माप ही सकते हैं जितना है, इनके मान इसमें भरो तो n का मान निकल आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। ये है जो पहले हमने निकाला है, ये किसी भी प्रिज्म के लिए है। यहाँ तक भी ये आ सकता है परीक्षा में और यहाँ तक भी आ सकता है, पूरी संभावना है कि ये पूरा आ सकता है। डेल्टा एम बराबर n माइनस 1 a, इसे सिद्ध कीजिए कि पतले प्रिज्म के लिए जो अपवर्तनांक का फार्मूला है वो ये है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी पूरी तैयारी आप कीजिए। धन्यवाद।